जी सर, हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मेनली हम वैसे तो अरबी के रेफरेंस से बात करेंगे, लेकिन आप इसको किसी भी लैंग्वेज के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तौर तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो मेथड्स आपको बताऊंगा, ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड है। और इन्हें आप जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, अरबिक सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं या कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें यूज किया जा सकता है। इन जनरल अगर हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर जो रिसर्च बताती है वो ये है कि जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर नए कनेक्शंस बनते हैं। अच्छा, उससे पहले कि हम बात करें कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे आती है, पहला आपको जो चीज़ समझने की है दैट इज मेमोरी। जब आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उस पर मेमोरी के हवाले से आपको चंद एक चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसमें एक सीरीज है टीचिंग एंड लर्निंग के नाम से, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें कुछ 7-8 वीडियोस हैं या उससे कुछ ज़्यादा है, जिसमें मैंने ये बात की है कि हम किस तरह बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेमोरी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। एक वो मेमोरी होती है जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म होती है, जो कि आप बस एक बार आपने सुनी और उसके बाद आप भूल गए। दूसरी मेमोरी वो होती है जो कि आप समझ लें कि एक तरह से रैम की तरह होती है, जो कि वर्किंग मेमोरी है आपकी। और ये भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं होती, ये कुछ देर चीज को रखती है और उसके बाद इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की कोशिश करती है। और जो दूसरी वाली आखिरी वाली मेमोरी है जिसको हम मेमोरी कहते हैं, जब चली जाती है तो उसमें वो फिक्स हो जाती है। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके कनेक्शंस बन जाते हैं। न्यूरॉन्स हम ब्रेन के सेल्स को कहते हैं, वो खलियात जिससे दिमाग बना हुआ है आपको। तो इसकी कैपेसिटी आप समझ लें अनलिमिटेड है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये बचपन में बड़ी एफिशिएंट है और आगे जाने के बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाती है और आप कुछ याद नहीं कर सकते। ऑल्दो ऐसा है कि एज से इस पे फर्क पड़ता है, बिकॉज आपका ब्रेन जैसे जैसे एज होता जाता है वैसे वैसे आप की जो सलाहियत है याद करने की कंपैरेटिवली कम होती जाती है। मगर क्या हम बड़ी एज के अंदर आके बिल्कुल ही चीज़ों को याद नहीं कर सकते? ये बात गलत है। ये कैसे गलत है? इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, मैं एक्सपेरिमेंट आपको समझा देता हूँ। ये उस जमाने की बात है जब जो ये आपके जीपीएस वाले सिस्टम्स हैं, मैपिंग के, गूगल मैप्स, ये इजाद नहीं हुए थे और ये लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो लंदन का जो शहर है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे पतले लंबे चौड़े किस्म के रास्ते हैं। और वहां पर टैक्सी चलाने के लिए आपको एक ड्राइवर को एक टेस्ट देना पड़ता था, जिसमें उससे उन रास्तों के बारे में जो मालूमात हैं उनके बारे में पूछा जाता था कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, किधर से कहाँ मुड़ोगे, वगैरह वगैरह, कौन सी चीज कहाँ वहां पे। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स हैं, क्योंकि जाहिर है जो कुछ भी टैक्सी ड्राइविंग ये कर रहे हैं वो एक बड़ी एज में जाके कर रहे हैं ना, बचपन में तो कोई टैक्सी नहीं चलाता। तो उन्होंने देखा कि उनके ब्रेन के बाज एरियाज जो है ना वो बड़े स्ट्रांगली डेवलप हुए हुए हैं। यानी कि ये वो एरियाज हैं जो कि बाद में जाके डेवलप हुए हैं, पहले से डेवलप नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़ी एज में जाके भी आप चीजें सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और आप सोचें कि कुरान करीम जब नाजिल होना शुरू हुआ तो ज्यादातर सहाबा तो बड़ी एज के थे, चंद एक थे यंग। मगर ज्यादातर जो थे वो उस एज में थे जिस एज में आप मुझे पाएंगे, या हो सकता है आप लोग उसमें से कुछ एज में हो। 35, 40, 45, ये अराउंड एज थी लोगों की। मगर उन्होंने याद कर लिया सारा। सो आपके लिए भी याद करना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम याद करने की बात क्यों कर रहे हैं? हम आजकल जो है वो एक ट्रेंड है कि जी चीजें याद करना कोई अच्छी बात नहीं होती, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। मगर आप जहन में ये रखें कि जब तक अल्फाज का जखीरा आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बड़ी मजे की ऐप है जिसको मैं यूज करता हूँ जर्मन सीखने के लिए और अरबी सीखने के लिए। उसका नाम है डुओलिंगो। तो डुओलिंगो जो ऐप है, अगर आप उसको करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इतनी दफा रिकॉल कराता है, इतनी दफा रिकॉल कराता है। मेमोराइजेशन और रिकॉल पे सारा जोर है।
अच्छा, और एक और चीज होती है जिसको गेमिफिकेशन कहते हैं। गेमिफिकेशन से मुराद ये है कि जो भी जखीरे अल्फाज आप याद कर रहे हैं उसको एक तरह से आप खेल बना लें, खेल खेल में करते जाएं। अब आप खेल खेल में कैसे कर सकते हैं भाई, कि आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स ले लिए और उनके आपने फ्लैश कार्ड्स बना लिए। फ्लैश कार्ड से मुराद ये कि एक तरफ वर्ड लिखा होगा, दूसरी तरफ उसका माना लिखे होंगे, और आपने उसको किसी के साथ मिलके या खुद से अपने आप को बार बार क्विज करना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि आपको वो चीजें जल्दी याद होना शुरू हो जाएंगी। मगर लैंग्वेज एक्विजिशन के चार हिस्से होते हैं। आप सुनते हैं, सुनकर समझते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है, आप लिखते हैं, है ना। ये सारे काम आप बेसिकली कर रहे होते हैं। सुनना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है। तो आपकी चार डिफरेंट फैकल्टीज इस्तेमाल हो रही हैं। आपको रीडिंग भी आनी चाहिए, आपको राइटिंग भी आनी चाहिए, आपको स्पीकिंग भी आनी चाहिए, और आपको लिसनिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, लिसन करके आप समझ सकें। अब इनमें से दो इनपुट है और दो आउटपुट है। सो अगर आप बोल सकते हैं और आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखना एक एक्स्ट्रा चीज होगी, तो ये आउटपुट्स हैं। देखना, ये इनपुट है। अच्छा, अगर आउटपुट नहीं आ रहा, आप सिर्फ सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, तो वो चीज प्रैक्टिस में नहीं आ रही। इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप स्विमिंग के बारे में पढ़ते रहे सारा दिन बैठ के, लोगों को देखते रहे स्विमिंग कैसे होती है, मगर जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे तब तक आपको स्विमिंग का अंदाजा नहीं होगा। इसी तरह जब तक आप लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, उसमें लिखेंगे नहीं, आप हम सुस्ती की वजह से लिखते नहीं है, और बोलेंगे नहीं, हम झिझक की वजह से बोलते नहीं है, तो तब तक वो लैंग्वेज नहीं आएगी। इसमें सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन जो है ना, जो हमें करनी चाहिए, वो है एक छोटा बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है, बिल्कुल नन्हा बच्चा, वो पहले लफ्जों से इशारे करता है, अपने नाम रख लेता है। मेरा छोटा बेटा है, वो कहता है पार्क जाने को पैदल चलें। अब पैडल किसी और की समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें समझ आ जाएगा कि वो पैडल किसे कह रहा है। इसी तरह हर चीज के उसने अपनी मर्जी के नाम रखे हुए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस चीज का नाम उसको नहीं आता वो कलर से बताता है। अब उस दिन वो कह रहा था कि वो ग्रीन कलर जो है ना वो लटके हुए हैं। अब वो ग्रीन कलर किसको कह रहा था, वो बेर को कह रहा था। इसी तरह उसने अपने नाम रख लिए चीजों के। तो आप अपने नाम ना रखें, उनके असली नाम जो है उनसे चीजों को टैग कर दें, उनके फ्लैश कार्ड्स बना लें, और उनसे याद करना शुरू करें और उनको इस्तेमाल करना शुरू करें। लैंग्वेज जब तक यूज नहीं होगी तब तक उस लैंग्वेज का जो प्रॉपर सर्किटरी है दिमाग में वो बनेगी नहीं। सिर्फ इनपुट से काम नहीं चलेगा, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक और बहुत अच्छा काम जो आप कर सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर, खास तौर से अरबी में, कुछ रिसोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कुरान अरबिक सीख रहे हैं, तो उसमें हाफिज अहमद यार साहब जो हैं, उनके नाम से गालिबन वेबसाइट भी है। वो आपको पूरी जो कुरानिक अरबिक की जो जो शुरू से लेके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास तक, सारी की सारी जो वो है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, जो तरकीब जिसे हम कहते हैं, वो तरकीब पूरी की पूरी की हुई है उन्होंने। मैंने भी पूरी नहीं सुनी है, थोड़ी बहुत इधर से थोड़ी बहुत उधर से, लेकिन वो एक बहुत जबरदस्त रिसोर्स है। फिर आपको अगर चीजें याद करनी है, समझनी है, तो वो एक कलर्ड कुरान आता है, जो गालिबन उनका नाम शरीफ करके था, आसान कुरान के नाम से, और मौलाना शब्बीर अहमद साहब, उन उनका जो आसान कुरान है उसके अंदर उन्होंने कलर कोडिंग की हुई है वर्ड्स। इसी तरह एक और कुरान है जो कि एक, ये तो गालिबन दो कलर्स में है, ब्लू और रेड में। एक और है जिसके अंदर इससे ज्यादा कलर्स यूज हुए हैं। तो वो वाले कुरान आप यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। उससे आपको थोड़ा सा ये फायदा हो जाएगा कि आप कलर कोडिंग से वर्ड मीनिंग ध्यान में बैठने लगेंगे। एक इंग्लिश की रिसोर्स है, बहुत ही जबरदस्त रिसोर्स है, जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपने लैंग्वेज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और उसका नाम है कॉर्पस कुरान। मैं कोशिश करूंगा कि आखिर में ये सारी रिसोर्सेज ना ख्वाजा साहबों को व्हाट्सएप कर दूं, तो आपको फॉरवर्ड कर देंगे इंशाल्लाह। तो उससे ये कि आपको ये परेशानी नहीं होगी कि वो पता नहीं क्या बताया जा रहा है क्या। तो कॉर्पस कुरान के अंदर आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगी, आपको उसके अंदर डिफरेंट ट्रांसलेशंस भी मिल जाएंगी, आपको उसके अंदर जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, कौन सा लफ्ज आयत के अंदर
ग्रामेटिकली क्या है वो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आपको और भी बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो मिलेंगी, जो कि आप अगर सर्च करेंगे, मेरे पास एक पूरी पोस्ट लिखी हुई थी इसके ऊपर, मैं हमेशा रमजान से पहले ढूंढ ढांड के लगा देता हूँ दोबारा, तो मैं इंशाल्लाह वो शेयर कर लूंगा, जिससे आपको सोर्सेज का पता चल जाएगा। अच्छा, एक और काम जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आपको यूट्यूब पे अहादीस की बाकायदा पूरी पूरी किताबों की तिलावत मिल जाएगी, यानी सही मुस्लिम की तिलावत हो रही है, जामे तिरमिजी की तिलावत हो रही है, सही बुखारी की तिलावत हो रही है। उसको सुनना शुरू करें, बेशक एक लफ्ज आपकी समझ में ना आए, सुने, जितना मैक्सिमम सुन सकते हैं सुने। उससे क्या फायदा होगा आपको कि वो अरबी आपके कान में पड़ने लगेगी बार 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 बार। और कुरान और हदीस की अरबी में बहुत ज्यादा आपको जो है वो वर्ड्स की रेपिटेशन मिलेगी। तो अगर एक वर्ड आप बार बार सुन रहे हैं, फिर दूसरी बात ये है कि जब आप ग्रामेटिकली एक लैंग्वेज को कॉन्स्टेंटली सुन रहे होते हैं, तो फिर आप जब बोल रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। सो इसके अलावा ग्रामर की बहुत सारी जो है वो क्लासेस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। एक बड़ा प्यारा सा कोर्स है मदीना अरबिक के नाम से, LQ टोरंटो के नाम से, इंग्लिश में है वो। एक मोहम्मद आसिफ साहब है, उन्होंने करवाया था। वो गालिबन 8 मंथ्स तक या 9 मंथ्स तक चलता है टोरंटो में। और उसकी पूरी 3-3 घंटे की वीडियोस है। अगर आप बिल्कुल मुब्तदी से शुरू करके और आखिर तक जाना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस आपके लिए अच्छी है, लेकिन उसकी पेस थोड़ी स्लो है कंपैरेटिवली, लेकिन वो बहुत जबरदस्त रिसोर्स है। इसके अलावा आमिर सोहेल साहब के कुरान अकेडमी के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी जो है वो ग्रामर पढ़ाई हुई है, वो भी एक दफा नजर से गुजरी है। और कुछ थोड़ा सा काम हमने भी किया हुआ है, कलेमात के नाम से, रेडियंस इंग्लिश में है, कलेमात उर्दू में है। तो वो कुछ काम बीच में रुक गया था। आजकल एक दूसरा सिलसिला शुरू किया था जिसके अंदर बेसिक पर्पज ये है कि आप अल्लाह ताला के साथ बातें करना सीख सकें। तो वो मेनली वोकैबुलरी बेस्ड ग्रामर का कोर्स है, उसका एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। तो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं जिनको आप अपनी पसंद के मुताबिक यूज कर सकते हैं। हो सकता है किसी को कॉन्टेक्सुअल एनालिसिस मुश्किल लगता हो शुरू में, तो आप उसको बाद के लिए रख दें, पहले आप अपनी वोकैबुलरी पे काम करें और थोड़ा थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और सबसे जबरदस्त तरीका ये है कि आप छोटी छोटी दुआएं इस्तेमाल करें अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू करने में। जिस तरह आप एक दोस्त के साथ गुफ्तगू करते हैं ना, इस तरह आप बैठे, 4 लफ्ज आपने सीख लिए और आपने वो अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 4 से 8 हो गए, वो आपने अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दुआएं याद करते गए, और दुआएं पढ़नी नहीं है, दुआ मांगनी है। यानी बैठ के बिल्कुल बाकायदा उस तरह बात करनी है कि जैसे एक फकीर सड़क पे मांग रहा होता है ना, उस तरह बन जाना है बिल्कुल। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपकी अल्लाह ताला के साथ एक कन्वर्सेशन की का ताल्लुक हो जाएगा, रिश्ता बन जाएगा। और नतीजा ये निकलेगा कि आप अपनी अरबी भी इस्तेमाल कर सकेंगे, उसको इम्प्रूव भी कर सकेंगे। और देखें, बड़े मजे की बात है। एक बात तो यह है कि जब आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और उसके बताए हुए अल्फाज में मांग रहे हैं, तो उन अल्फाज की जाहिर है अहमियत है, क्योंकि वो उसके अपने बताए हुए अल्फाज हैं। मैं ही आपको बताऊं कि भाई ये चीज ऐसे करना, और आप वैसे करके ले आए, और उसके बाद मैं कहूँ नहीं यार ये तो ठीक नहीं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो अल्लाह ताला ने आपको वो अल्फाज सिखाए हैं कि भाई ये मेरे दिए हुए अल्फाज हैं, इनसे मांगो। अब आप जब उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मांग रहे हैं, तो आपके मसाइल इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे, आपका एक कनेक्शन जो है वो भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। फिर एक और इससे जबरदस्त चीज ये है कि भाई आप जो अल्फाज अल्लाह ताला के महबूब ने इस्तेमाल किए हैं, वो वाले अल्फाज इस्तेमाल कर लें, तो वो तो उसके प्यारे बंदे के अल्फाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उन अंबिया के अल्फाज हैं जिनका जिक्र उसने कुरान करीम में किया। उन अल्फाज की इतनी अहमियत थी कि वो अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस्तेमाल किए। तो इस पूरी जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, उसको जैसे जैसे आप मकसद बनाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए जरा आसान होता चला जाए। और असल पर्पस क्या है कि जनाब हम कुरान को समझकर पढ़ सकें। तो कुरान की वोकैबलरी के कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिसके अंदर आपको वो सारे वर्ड्स, एक पूरी एक्सेल शीट मैंने कहीं से डाउनलोड की थी, आप इवन लिख के सर्च करेंगे ऑल वर्ड्स ऑफ कुरान, तो एक्सेल शीट मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। और कुछ फ्रीक्वेंसी वाले वाली वीडियोस भी मौजूद हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन से वर्ड्स ज़्यादा यूज हुए हैं। जो वर्ड ज़्यादा यूज हुए हैं वो उनको याद करते आप चले जाएं, उनको पढ़ते चले जाएं। तो इससे प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको आयत का मफहूम समझ आने लगेगा।
तो जब आपके सामने कुरान पढ़ा जाएगा, कोई नो वॉइस, मैं तो इतनी देर से बात कर रहा हूँ भाई। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है। बाकियों को आ रही है, आवाज नहीं आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ मैं रही तो परेशान हो गया कि इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ और किसी को आवाज नहीं आ रही। चले खैर, तो भाई आप अपनी तरफ चेक कर लें। अच्छा, उनको तो आवाज ही नहीं जा रही, उनको कैसे पता चलेगा? इनको बता दें भाई कि अपनी तरफ चेक कर लें, इनके साथ कोई गड़बड़ हो गई। साजिद साहब, तो जनाब ये है। अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरी है रिकॉल। रिकॉल का मतलब ये है कि आपने जो अल्फाज याद किए हैं उनको बहुत ही ज्यादा रेपिटेशन की जरूरत है। मेमोरी जो है ना, वो रिकॉल से बनती है। रिकॉल का तरीका बेसिकली क्या होता है? एक तो ये है कि आपने जो कुछ याद किया है उसको मुख्तलिफ अंदाज में प्रैक्टिस करना है, बोल के प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। एक ऐप है जिसको मैंने यूज तो नहीं किया इतना ज्यादा खुद से मॉडिफाई करके, लेकिन थोड़ा बहुत किया है। बच्चे बताकर चले गए थे मुझे, मैंने उसको ट्राई किया, तो उसमें बनी बनाई वोकैबलरी मौजूद है। उसका नाम है एनकी ड्रॉइड। तो वो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर के साथ सिंक हो जाती है। थोड़ी सा आपको टेक्स्ट भी होना पड़ेगा उसके लिए। मैंने अभी तक बहुत ज्यादा जहमत नहीं की उसको देखने की, लेकिन जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गए थे फ्लैश कार्ड, वो मैं यूज कर रहा हूँ, वो अच्छे हैं उसके अंदर। खुद से मैंने नहीं बनाया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो लोगों ने खुद बना के डाला। उसमें कुरानिक वोकैबलरी भी है उसके अंदर, अरबिक वोकैबलरी भी है, आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। तो ये सारी रिसोर्सेज हैं। आप अपने मतलब की रिसोर्सेज चूज करें जो आपको पसंद है। बॉटम लाइन ये है कि जो आप सीख रहे हैं उसको इस्तेमाल करें। कहते हैं इमर्स योर सेल्फ इन द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज भी आपने सीखनी है वो आपको सुननी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, उसको जीना पड़ेगा पूरा दिन। कोशिश करें कि उसकी प्रैक्टिस किसी के साथ कर लें। किसी को अब कोई वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, थोड़ा सा अरबी में भेज दें। अपने, ये मुश्किल काम है वैसे, अपने फोन के अंदर सिस्टम को अरबी में कन्वर्ट कर लें, तो ग्रेजुअली इंशाल्लाह आप आहिस्ता 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 इंप्रूव करते चलेंगे। एन की, ANKI। तो अब ये कुछ छोटे छोटे से कह लें आपके विगनेट्स थे जिसका ताल्लुक लैंग्वेज लर्निंग से है। और अरबी कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बड़े सॉलिड हैं, स्पेशली जो जब सही हुरूफ इस्तेमाल होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। एक जैसे पैटर्न्स हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। एक स्टाइल थोड़ा मुश्किल सा है मुफ्ती अबू लुबाबा साहब का, वो अगर मेरे ख्याल में, लेकिन वो उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये उस्ताद के बगैर करना उसको मुश्किल है। और पता नहीं उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं या नहीं। अभी मैं एक छोटा सा आपको वाकया सुनाऊं बड़े मजे का। मेरे उस्ताद साहब मौलाना फरीम साहब, उन्होंने हमें बुलाया था। एक प्रोग्राम उनका शुरू हो रहा है कुरान अरबिक ग्रामर का। करीमाबाद, आप लोगों से लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से होंगे, कराची में करीमाबाद के करीब है वो जगह, मदरसा उनका। तो वहाँ एक मौलाना साहब आए हुए थे, उन्होंने अपने दो बच्चे हमारे सामने पेश किए। बच्चे जो थे वो हार्डली मेरे ख्याल में 9 से 11 साल के बीच में होंगे। और उन्होंने हमें कहा कि भाई आप कुरान करीम की शुरू के 27 पारों में से, यानी आखिरी के 3 को छोड़ के, कोई सी भी आयत पढ़ दें। उस आयत को के अंदर जो भी अ, अफ़ाल आएंगे ना, उनकी तसरीफ आप इनसे करा लें मुकम्मल। अरे भाई, उस बच्चे को उन्होंने एक साहब ने एक मुश्किल सी आयत पढ़ी, उस बच्चे ने उस पूरी आयत के तमाम अफ़ाल के माना बताए, और उसके बाद उसने उन तमाम अफ़ाल की मुकम्मल तसरीफ की। और मजे की बात है, वो सिखाते इस तरह है कि वो हाथ यूज करते हैं, उन्होंने इशारे बनाए हैं कि जी फर्स्ट पर्सन के लिए इशारा इस तरह होगा, राइट इस तरह होगा, लेफ्ट हैंड का ये मतलब होगा। तो वो हैंड कोडिंग के थ्रू, और वो कहते हैं कि जी इस तरह पूरा का पूरा जिस्म इस्तेमाल होता है। इस तरह का एक जो सीरीज है वो एक इंडियन किसी रिसोर्स में भी मौजूद थी जिसमें वो हैंड यूज करते हैं। तो अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। जी तो इस ये तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जो है उनको शेयर कर जिनको आप यूज कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगता है, बेहतर लगता है, बट कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल हो। जितना ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल होगा, यस, अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी, बिल्कुल सही। तो जितना ज्यादा आपकी सेंसेस का इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा आप याद कर सकेंगे, समझ सकेंगे, बोल सकेंगे, सीख सकेंगे। तो मेरी अर्ज यहाँ खत्म होती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं हैप्पी टू आंसर।
सर एक सवाल जो आमतौर पे पूछा जाता है वो ये कि हम कुरानिक अरबिक सीख कर क्या स्पीकिंग की तरफ आ सकते हैं, क्या हम कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं? आप देखें, एक बात जहन में रखें कि वहाँ जो लैंग्वेज रोड पे बोली जाती है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कुरानिक अरबिक। ठीक है, इसको कहते हैं फुसहा। तो जब आप फुसहा में बात करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप देखें, मैं आपको, आपने इंग्लिश में अगर शेक्सपियर पढ़ा हो या उस जमाने की चीजें पढ़ी हो, तो अगर मैं इस वक्त शेक्सपियर वाली इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूं तो आप समझ तो जाएंगे, लेकिन आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये पता नहीं कौन सी जबान बोल रहे हैं, वो किताबी जबान बोल रहे हैं। अब तो हम उर्दू भी आधी अंग्रेजी में बोलते हैं। इसी तरीके से जो कुरानिक अरबिक है, वो जब आप बोलेंगे तो वो लोगों की समझ में आएगी। ठीक है, मगर वो आम सड़क पे बोली वाली जाने वाली जगह जबान से डिफरेंट है। उसके लिए आपको वोकैबलरी भी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ अरबिक चैनल्स हैं, एक आध आजकल मैं भी सुन रहा हूँ, जो बेसिकली आपको ये बताते हैं कि बात करनी किस तरीके से। मैं उसका लिंक भी ढूंढ के आपको भेज दूंगा। सो उसमें ये है कि आप अपना जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अपना मतलब अगर आपको सही से आ गई है वो चीज, तो आप बयान कर सकते हैं। सामने वाले की समझ में भी आ जाएगा, मगर उम्मीद है कि जो कुछ वो कहेगा वो शायद ही आपकी समझ में आएगी, क्योंकि वो एक डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा होगा। अनलेस ही रिस्पॉन्ड्स इन द सेम वे, और वो भी आपके साथ वही स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करे तो। फिर दूसरी बात ये है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल अल जजीरा को सुनने बैठेंगे या कोई और इस तरह का चैनल सुनने बैठेंगे, तो वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, वो आपको अलग से उसकी वोकैबुलरी डेवलप करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे, मैं एक कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में बिस्तर है, इस कमरे में बुक्स हैं, इस कमरे में पेंसिल्स पेन्स और पर्दे लगे हुए हैं, एक अलमारी है। उसमें से कितने अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान करीम के अंदर आते हैं? आधे आते होंगे मैक्सिमम। बाकी आधे तो मुझे सीखने पड़ेंगे ना। तो इसी तरीके से जो रूटीन की जो इस्तेमाल की चीजें ना, अगर आप कोशिश करके एफर्ट करके उनको सीखेंगे तो फिर आप बोलने की तरफ आ सकते। क्योंकि जो आपकी रूटीन की चीजें हैं उनका जिक्र कुरान करीम के अंदर कहीं मौजूद है, कहीं मौजूद नहीं है। तो आपकी बात शायद आप समझा पाए, मगर उनकी बात समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगी वो वाली अरबी, आपको वो वाली बुक्स ढूंढनी पड़ेंगी। मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक करके आप सर्च करेंगे तो आपको काफी बुक्स मिल जाएंगी। ये मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक कहलाती है, एमएस से। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको वो तकल्लुम जो है उसको सीखना पड़ेगा, उससे फिर आपको वो चीजें। मुश्किल काम है लेकिन। जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल आया है प्राइवेट में कि ये जो अरबी सीखना है, हम बार बार कोशिश करते हैं इसको सीखने की, लेकिन ये हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों बन चुका है कि हमारे लिए जैसे सऊदीया में मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं सऊदीया ही में रहते हैं, तो ये भी स्टूडेंट सऊदीया से हैं जिनका सवाल है कि हम सुन भी रहे हम्म। हैं और उस माहौल में भी रह रहे हैं, कुरान को भी पढ़ रहे हैं, कोशिश भी करते हैं अपने तौर पे समझने की, लेकिन हम उस रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाते जो जहाँ तक हम पहुंचना चाह रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप बोल और लिख रहे हैं? नहीं। अगर आप बोल और लिख नहीं रहे हैं तो आप सिर्फ वन वे प्रैक्टिस करें ना, वो इनपुट तो जा रहा है, आउटपुट तो आ ही नहीं रहा। और ये बिल्कुल साइकिल चलाने की तरह है कि जितनी आप साइकिल चलाते जाएंगे उतना ज्यादा आप साइकिल चलाना सीखते चले जाएंगे। तो जब आप लैंग्वेज को यूज ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ सुन रहे हैं और आप सिर्फ देख रहे हैं और आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बोलने की कोशिश नहीं कर रहे, तो बोलना बोलने से आता है। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज लिखने से क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है। सो ये दो काम करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी अरबी भी होना शुरू हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ग्रामर का इसमें कितना बड़ा रोल है अरबिक को सीखने में? क्या ग्रामर को सीखना ज़रूरी है? जरूरी तो है, बिकॉज ग्रामेटिकली आप करेक्ट बात कर सकें, ये किसी भी जबान को सीखने के लिए जरूरी होता है। मगर अगर आप अगेन छोटे बच्चे को देखेंगे ना, तो वो छोटा बच्चा पहले ग्रामर की फिक्र नहीं करता। पहले वो ये चाहता है कि मैं अपनी बात समझा सकूं। तो अभी आपका पर्पस क्या है, पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अरबी सीख क्यों रहा हूँ। अगर मैं कुरान करीम सीख इसलिए रहा हूँ कि मैं उसको समझ सकूं, कुरान के अरबिक कर रहा हूँ ना, तो कुरान के अरबिक तो इसलिए है कि भाई मैं कुरान करीम को समझ कर पढ़ सकूं और मैं अल्लाह से बात कर सकूं। तो अल्लाह ताला को ग्रामर की इतनी टेंशन नहीं है, वो जो है ना, आपको नंबर तो नहीं देंगे ग्रामर के ऊपर। आपने अपनी बात पहुंचानी हो तो दिल की बात भी जान लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होने की ग्रामर के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप आम आदमी से बात करेंगे, आप उसको पब्लिक में जाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त आपको ग्रामर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। आपको एग्जाम देने जाएंगे कुरान अरबिक का या सिंपल अरबिक का भी, तो भी आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी।
हम्म। अच्छा, ये जो अरेबिक या कोई भी लैंग्वेज सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज या अरेबिक लैंग्वेज, क्या ये शॉर्ट टर्म गोल है या एक लॉन्ग टर्म गोल है कि हमें इसमें मुसलसल बस करते रहना है और काफी टाइम ये ज्यादा पूरी लगेगा? जिंदगी का वजीफा है। ये ना, हम्म। ये आप समझ लें कि ये एक ऑन गोइंग कोशिश है। आप कम्युनिकेशन स्किल है, अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई आप मौइज़तुन हसना को प्रैक्टिस करें। सो कम्युनिकेशन स्किल सीखना तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हमें तो अल्लाह ताला ने कह दिया है कि भाई दीन की जो बात भी करो अच्छे तरीके से करो। सो अब अच्छे तरीके से बात करने में ये भी आता है कि आपकी जो लैंग्वेज कुरान करीम की है, जो हदीस मुबारक की लैंग्वेज है, वो आपको आती हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, ये सारी जिंदगी का गोल है। और आप समझ लें कि आपने ये तय कर लिया कि भाई मैं जिंदगी भर अब इस फील्ड का तालिब इल्म हूं। तो इसका फायदा ये होगा कि जब भी हमारी आखिरी सांस आएगी तो हमारा एंड जो है वो तालिब इल्म के तौर पर। तो इसको वक्ती तौर पे ना करें, इसको सारी जिंदगी के लिए अपनाएं। उससे आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती जाएगी, थोड़ी 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 थोड़ी। हम्म। तो ये हर लैंग्वेज के बारे में ही नहीं, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश सीखने के बारे में शॉर्ट टर्म मैं उसको सीखना चाहती हूँ बगैर ग्रामर के, तो क्या ये पॉसिबल है? उसका तरीका सिर्फ ये होता है कि आप अहले जबान के दरमियान जाकर रहें और बोलना शुरू कर दें। जब आप अहले जबान के दरमियान जाकर रहते हैं और बोलना शुरू करते हैं वो लैंग्वेज, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रामर की मदद के बगैर आ जाती है। मतलब ग्रामर आपको अलग से पढ़नी इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि आप जो सुन रहे होते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है आमतौर से। नतीजा ये निकलता है कि आप जो सुन के बोल रहे हैं तो वो भी ठीक ही बोल रहे हैं। तो वो जैसे बच्चा सीखता है, वो आहिस्ता आहिस्ता सही उर्दू बोलने लगता है। हम उसको उर्दू की ग्रामर तो नहीं पढ़ाते। या इंग्लिश वाला जो बच्चा है वो भी अंग्रेजी ठीक बोलने लगता है, उसको ग्रामर तो नहीं पढ़ाई जाती। तो इसी तरीके से जब आप पहले जबान के दरमियान रह के कोई जबान सीखते हैं तो उसके इस्तेमाल से आपकी ग्रामर ठीक हो जाती है, और आपको फिर अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन ये ज़ाहिर है हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। हम्म। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जहन में वोकेबलरी बहुत ज़्यादा है और जब हम बोलने लगते हैं तो वो याद नहीं रहती, सेंटेंसेस पूरे नहीं बन पाते, तो इसके लिए क्या किया जाए? प्रैक्टिस, सिर्फ ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। आपको छोटी छोटी कन्वर्सेशन अपने जहन में रिप्ले करनी पड़ेंगी कि अच्छा मैं शॉप पे जाऊंगा तो मैं ये कहूंगा, अच्छा मैं अपने घर वालों के पास जाऊंगा तो मैं ये कहूंगा। और उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। एक बड़े मजे की एनालॉजी है जो मैं कई जगह पे यूज करता हूँ। एक लेजेंड है जिसको लेजेंड ऑफ जोरो कहते हैं। तो होता यह है कि जो जोरो साहब की लेजेंड थी, उसमें एक साहब उनको, जो उनका मास्टर होता है, उनको तलवारबाजी सिखा रहा होता है। तो वो उनके गिर्द ना एक सर्कल ड्रॉ करता है। कहते हैं तुम्हारी दुनिया ना बस ये सर्कल है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो तुम्हारी तवज्जो उस पर्टिकुलर वन कन्वर्सेशन पे होनी चाहिए। मतलब वहां तो तलवारबाजी पे होनी चाहिए, जो तलवारबाजी उस सर्कल के अंदर होती है। यानी अगर आपके साथ चार लड़के लोग लड़ रहे हैं या तीन लोग लड़ रहे हैं और उस सर्कल के अंदर है, तो बस वो आपकी कंसर्न। इसी तरीके से जब आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपकी कंसर्न ये होना चाहिए कि ये एक कन्वर्सेशन जो है ये किस तरह चलेगी, और मैं क्या बोलूंगा, और मुझे हो सकता है ये जवाब मिले तो मैं इसके जवाब में क्या बोलूंगा। तो जब आपके साइड में वोकैबुलरी है, वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में दो चार दफा यूज होगी तो फिर वो थ्रू हो जाएगी। मगर अगेन मसला वो यूज का ही आ रहा है कि आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं लैंग्वेज को, वोकैबुलरी का जो आपको आती है, तो इसलिए वो अंदर पड़े पड़े जंग खा रही है। जज़ाकल्लाह खैर। आप में से किसी के भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आप चैट पे भी लिख सकते ठीक है, मेरा ख्याल है कि सब क्वेश्चंस के जवाब हो चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। हैं। तो हमें याद रखें जरा। वालेकुम अस्सलाम।